Respected principals and teachers, at a first, good afternoon and welcome to under CBSE 25 hours training course. Okay, today's topic is addressing socio-emotional needs of students. Okay, the first the topic is socio-emotional needs of students. हम लोग भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स और हम लोग सभी सबसे पहले हम लोग घर में चाहे यहाँ भी रीडिंग के अलावा टीचिंग के अलावा जब टीचिंग भी कराते हैं तो उसमें भी इमोशंस होते हैं और जब तक हम इमोशन को नहीं करें तब तक वो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है और अगर इमोशन नहीं रहा तो हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे बच्चे भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सोशल और इमोशनल बहुत ही जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी समाज के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इसी टॉपिक को जो है आज हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो एनईपी 2020 emphasizes that education must develop not only cognitive capacity of literacy, numeracy, critical thinking and problem solving, but also social, ethical and emotional capacity and disposition of students. कभी भी जो भी एजुकेशन है ये सिर्फ हमें ये डेवलप नहीं करता है कि उसकी लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ये सब चीजों को हमने उसके अंदर बढ़ावा दे देना है, उससे उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन अगर वो बच्चा कभी भी जाएगा, चाहे हम ही लोग जाएंगे, तो उसमें सोशल और इमोशनल बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाके बच्चे और हम भी डेवलप कर सकते हैं। अगर ये जिस बच्चे के पास नहीं हो वो बहुत ज्यादा उसको बहुत कठिनाई होगी, उसको कठिनाई का बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। तो सोशल, बिल्कुल सोशल और इमोशनल बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो एनईपी के अंतर्गत ये बताया गया बच्चे को जो डेवलप करेंगे तो उसमें सोशल इमोशनल चीजों को उसमें डालना, उसकी नीड्स को डालना। तो ये सोशल इमोशनल नीड्स में सबसे पहले इस बार हम लोग को समझ में आया था कि सोशल इमोशनल क्या चीज होता है। तो आप देखे होंगे पेंडेमिक के दौरान, अभी जो पेंडेमिक गया है, तो इस पेंडेमिक में सोशल इमोशनल नीड्स बच्चे को भी हमें भी पता चला होगा। तो देखिए कम से कम आप लोग को बताना है, टेल मी वन व्हाट्स योर फीलिंग्स ड्यू टू द पेंडेमिक। जैसे मैं ही एक बता देता हूं, जैसे हेल्पलेस। सबसे पहले हम लोग सबसे ज्यादा हेल्पलेस उस समय थे। हर कोई आदमी, आप लोगों में से कोई भी क्वारंटाइन रहे, आई थिंक पेंडेमिक के दौरान आप रहे, और भी कोई आप भी रहे। क्वारंटाइन जो है हमें, जब मैं वहां पे था अगरतला में, तो हमें दोनों बार क्वारंटाइन किया गया, यहाँ पे भी और वहां पे भी। और फूड को ऐसे दिया जाता था जैसे कि मतलब कि घर से लॉक किया जाता, रूम खोलना भी नहीं, आपके दरवाजे पे चिपका के जाते थे और फूड्स को ऐसे करके डाल दिया जाता। उस समय पता चलता था कि अब जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं, उस समय सोशल हमें पता नहीं चलता इसका वैल्यू क्या है, इमोशन पता नहीं चलता है, क्योंकि एक ना एक कहीं भी हम लोग एक दूसरे के साथ रहते तो वो इमोशन फीलिंग्स होती है। लेकिन उस पेंडेमिक के दौरान पता चल गया कि इमोशन और सोशल क्या चीज है, किसे कहते हैं और क्या उस समय दिक्कतें होती है। तो बच्चे में शायद उस चीज को डेवलप करना, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि हम बच्चे जो है सोशल और इमोशन के साथ कनेक्ट कर सके। और भी कोई एक वर्ड्स है जो बताइए उस पेंडेमिक के दौरान आप लोगों को लगा, फील किया, कोई भी चीज? डर था, डर। हाँ बिल्कुल डर था, बहुत अच्छा, हेल्पलेस थे, डर थे और सब डरा हुआ, स्ट्रेस भी था, बहुत स्ट्रेस भी था, तनाव में हमेशा रहते थे कि आज क्या होगा, क्या। हाँ बिल्कुल नॉलेज, अकेलापन बहुत ज्यादा सताता था, है ना। हर समय हमने मोबाइल को एकदम अपना साथी बना लिया था, जकड़ लिया था। और भी कोई? अच्छा, एज ए स्टूडेंट आप सोचिए स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आया होगा। बेचारे को पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा, मजा आएगा, मतलब उसमें सच में बता, मैं देखता था फ्रेंडलेस हो गया था। हाँ, मेरी बेटी भी थी, उसको लगता था कि हमेशा तो माँ बाप की नजर में रह रहे हैं, हमें कभी तो हमको खेलने के लिए या फिर अकेले टाइम मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा परेशान पेरेंट्स होते और क्योंकि सारे दिन बच्चे घर में ही रहते थे, फिर उनको कई बार जो नया टेक्नोलॉजी था उससे फिर और खाना का सबसे ज्यादा लॉस है, कॉप अप नहीं कर पाना। और भी बच्चे घर से बाहर नहीं जाते, सामाजिक सोसाइटी में उनको मिल नहीं पा रहा, खेलने के लिए नहीं मिल पा रहा, प्ले नहीं कर पा रहे थे, अपने ग्रुप के साथ नहीं रह, अपने एज ग्रुप के साथ नहीं रह पा रहे। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनको क्या करते थे उस समय, उनको
इस चीजों को दिक्कत होता है। तो इसमें हम लोग अब जो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, एड्रेसिंग सोशो इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो लर्निंग ऑब्जेक्ट में हमें पढ़ना है और इस चीज को ध्यान रखना। व्हाट इज अ नीड, व्हाट इज ए सोशो इमोशनल नीड, ठीक है, हाउ डू सोशो इमोशनल नीड्स डिफर अक्रॉस एजेस, ठीक है, की इंडिकेटर्स ऑफ गुड सोशो इमोशनल वेलबीइंग, हाउ टू कैटर टू वेरियस सोशो इमोशनल वेलबीइंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। What is need? What is the difference between need and habits? Anyone? Need और habits, सोशियो इमोशनल नीड्स, इट मीन सोशल इमोशनल नीड्स है, तो हमारा नीड्स और हैबिट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। नीड्स का मतलब हुआ कि किसी चीज का ज्यादा या कम, आवश्यकता जो नीड्स, नीड्स का मतलब हो गया नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। हैबिट का मतलब हो गया डिजायर। हाँ देखिए हैबिट जो है ना, हैबिट के बिना एक तरह से हम लोग चल सकते हैं, ठीक है, अगर वो हैबिट नीड में चेंज हो जाए ना तो हम लोग नहीं रह सकते। जैसे फूड हमारा हैबिट है, जैसे कोई बोलते कॉफी और सॉरी नीड है, और जैसे टी कॉफी ये सब है हमारा एक हैबिट है, लेकिन अगर वो नीड में चेंज हो गया, अब किसी को उसके बिना मतलब वो उठ ही नहीं पाएगा, बेड की आदत लग गया, वो अगर चाय नहीं मिला तो उठेगा ही नहीं, दैट मींस वहां नीड हो गई, ठीक है। तो वो चीज है क्या, हैबिट और नीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो किसी भी चीज को अगर कोई भी अगर अच्छे बैड हैबिट है, गुड हैबिट्स है, तो उसको बिल्कुल ये ऐसा करना चाहिए, इसको नीड में चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वो नीड में चेंज हो गया दैट टाइम आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो नीड्स जो है, तो इमोशनल सोशल नीड्स में क्या होता है, जब भी बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो वो बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट से सोशल से लेता है। मैंने पहले ही जस्ट स्टार्टिंग करने से पहले ही बताया था कि बच्चे जो है पढ़ना क्या 6 घंटा 7 घंटा, हम बुक के साथ कितना देर कनेक्ट करते हैं 6 घंटा 7, बाकी सब समय वो सोशल और इमोशनल सोसाइटी में जाएंगे, वहां से कुछ सीखेंगे, उसके साथ वहां कुछ ना कुछ इमोशंस होंगे, वो सड़क पे जाएंगे, कहीं ना कहीं उसके इमोशन है और सारा कुछ है उस चीजों के लिए। तो वो जब भी फूड, क्लॉथिंग, हाउस, ये सारी चीजें ये तीनों पिक्चर में दिखाया गया, ये हमारा क्या है, नीड्स है। उसी तरह से सोशल, और ये सारे नीड्स क्या कनेक्ट है सोशल इमोशन से, ठीक है। फूड में भी खाएंगे तो हाँ, अगर फूड्स भी लेते हैं तो उसमें अगर इमोशन नहीं है तो फूड्स तो नहीं, हम लोग फूड्स पता है, ठीक है, अगर उसमें सोशल नहीं है तो भी नहीं है, सब कुछ वो अपने से नहीं कर सकता। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। वही लिखा, व्हाट इज द नीड्स, आवर बेसिक नीड्स में आता है ये फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ठीक है। नीड could be anything that a person desire to have to self satisfaction as well as for his comfortable living, ठीक है। कंफर्टेबल लिविंग से बेसिक नीड्स है, सबको पता है कि फूड्स का हमारा क्या नीड्स है, क्लोथिंग का क्या नीड्स है, शेल्टर का नीड्स, और एक क्वेश्चन मार्क है और क्या नीड्स हो सकता है। वाटर हो सकता है, स्लीप भी एक नीड, स्लीप भी है, 20 हो सकता है। एक्चुअल में इस टॉपिक के अनुसार जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर वो सोशल नहीं है, मतलब वो सोसाइटी में उसके बिहेव गुड्स नहीं है, चाहे वो किसी चीज को समझता नहीं है, बोलता नहीं, इमोशन नहीं है, बहुत सारे वो वहां पे वो फिर वो सरवाइव करना उसके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेफ्टी आ जाएगा, सिक्योरिटी आ हाँ, जाएगा, ये न्यूज टीम नीड्स आ हाँ, जस्ट जाएगा। अभी आप जो बता रहे सर वो टॉपिक नहीं आएंगे, और वो ऐसा स्लाइड है आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो फूड्स, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीजें नीड्स है, और हमारा जो इमोशंस है, सोसाइटी के साथ हम कैसे हम रह पा रहे हैं, वो सारे नीड्स है। तो ये बच्चे के बहुत ज्यादा, अगर कोई भी एजुकेशन है, आप देखिए बच्चे को एक बच्चा को लेकर अकेला बैठ के पढ़ा लीजिए, आप कितना भी ज्ञान देना चाहिए, और वो बच्चे को साथ में रख के पढ़ाइए, बहुत सारे बच्चों के साथ में पढ़ेगा, दोनों में बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। उसकी इमोशन से बहुत बड़ा चेंज है। अगर हमारे पास इमोशन नहीं रहे ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सुख दुख मुझे कुछ पता ही नहीं चले, अच्छा बुरा पता ही नहीं चले, तो व्यक्ति कैसा हो सकता है आप सोचिए। तो इमोशन, सोसाइटी, सोशल, उसको बच्चे को बनाना है ताकि वो कॉप अप कर सके सभी के साथ। अब मास्लो पिरामिड्स, अभी जैसे सर बता रहे थे कि बेसिक नीड्स नहीं, सेफ्टी आ रहे थे, सर ने बता ही दिया पहले, सेफ्टी नीड्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स में फूड, वाटर, रेस्ट, ये सारा चीज आता है जो बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल नीड्स है, मतलब हमें ये चाहिए। इसके बाद है सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी और सेफ्टी, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ये बेसिक नीड है, अगर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो हम वहां पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक नीड्स है, हमारे स्कूल में बोला जाता है भाई कुछ करो चाहे नहीं करो,
सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, खास करके छोटे बच्चे के लिए। तो सेफ्टी बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जहां भी मैंने देखा तो सेफ्टी के साथ कोई किसी तरह के, ये बेसिक नीड्स है हमारा। उसके बाद हम लोग साइकोलॉजिकल नीड्स में जाते हैं। स्टीम नीड्स है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ठीक है। रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है। वो प्रभावित करता है बच्चे को कि किस तरह से आप उसके साथ रिलेशन, उसके फ्रेंड के साथ उसका रिलेशन कैसा है, एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, हमारे कलीग के साथ रिलेशन कैसा है। तो उसमें कैसा वो रिलेशन कैसे डेवलप होगा, वो जिस बच्चे के साथ जब उसके साथ एनवायरमेंट में छोड़ेंगे तो उसको समझ में आता है कि भाई उसके साथ रिलेशन कैसे रखना है, किस तरह से उसको मोरल एजुकेशन करना है, अच्छे जैसे अभी ग्रेटिट्यूड मैडम ने बता रही थी, तो सब एक पार्ट है इन सब चीजों के साथ रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है। स्टीम नीड्स इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आता है। प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीव वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो सेल्फ फुलफिलमेंट करते हैं उसके पूरी तरह से नीड्स है, जो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए सारा चीज हमें होना चाहिए। तो तभी संभव है जब हम इन सारी चीजों को साथ में रखें। व्हाट इज सोशल इमोशनल नीड्स, ये 3 पिक्चर्स बने हुए हैं, आप लोग इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? डायरेक्टली हमारे माइंड पे अफेक्ट करते हैं ये ज्यादा। सोशल इमोशनल नीड्स जो है हमारे बिल्कुल माइंड से जुड़े होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रहते हैं। जैसे ईगो हर्ट हो, हाँ जैसे बोलते हैं ईगो हर्ट हो जाना, बिल्कुल हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है वो चीज। और इसी कारण आप देखते हो बच्चे कभी तो सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत चीजों को एग्जाम में फेल हो गया, उसको कितने उसने अंदर तक ले लिया, उस इमोशन को उसने कितने भर लिया, तो वो चीजें हैं। डिग्री कुछ मिल गया तो उसको उसने कितने अंदर तक ले लिया। तो व्हाट इज द सोशल इमोशनल नीड्स है ये सारे चीज। अब एक वीडियो इसमें का देखिए। काफी चर्चा है, जिसका मतलब है सोशल, इमोशनल और एथिकल लर्निंग। यह शिक्षा सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक कौशल सीखने की प्रक्रिया है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना और गणित सीखना है। यह सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी है जब ये बचपन से शुरू होता है और हाई स्कूल में भी जारी रहता है। सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक कौशल स्कूल, काम और जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। SEL के साथ छात्र अपने भावनाओं और व्यवहारों को प्रबंध करना सीखते हैं, सहानुभूति दिखाते हुए दूसरों का देखभाल और चिंता करते हैं, बेहतर तरीकों से समस्याओं का समाधान निकालते हैं, जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेंगे और अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। छात्र ये पहचानना सीख रहे हैं कि उनके भीतर क्या हो रहा है, जिससे उन्हें भावनाओं को पहचानने में मदद मिलता है, जैसे कि गुस्सा करना और अपेक्षी भावनाओं को महसूस करने पर रोकने में, सांस लेने में और अपने से पहले स्थिति के बारे में सोचने में मदद करता है। छात्र दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण की पहचान करना सीखते हैं, जिससे वो सहानुभूति और करुणा दिखाएंगे, ना ये देखें कि वो कौन है या कहाँ से आए हैं। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि एक क्लासरूम में और जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। छात्र शांतिपूर्ण तरीकों से अपने समस्याओं का समाधान करना और अपने आवश्यकताओं के बारे में बताना सीखते हैं। इससे वो दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे और बड़ों से खुलकर मदद मांगेंगे। जब छात्र अपने जीवन और भविष्य के बारे में जिम्मेदारी से निर्णय लेंगे तो भविष्य सिर्फ बेहतर होगा। रिसर्च बताती है कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा से बदलाव आता है। C में भाग लेने वाले छात्र पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बेहतर व्यवहार भी करते हैं। इन छात्रों के लिए अच्छा डिग्री हासिल करने का संभावना दुगनी है। हाई स्कूल पास करने का संभावना 50% से अधिक है और 25 साल की उम्र में नौकरी मिलने का। जिन स्टूडेंट्स का सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक कौशल अच्छे हैं, उनके दोस्त भी ज्यादा होते हैं, जिससे उन्हें स्कूल में ज्यादा मन लगेगा और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन होगा। इसी को कुछ इस तरह देखें। स्टूडेंट्स जो
मालूम हमने क्या संचमक डेड स्किन सेल से तोपा डाला टीम टेसी मार इसके और डेप्थ तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसमें जस्ट इन्होंने बताया है कि जो भी सोशल इमोशनल लर्निंग से पढ़ के जाते हैं, जिनका अच्छा ये सब व्यवहार मोरल एजुकेशन जिनका अच्छा, तो समाज में बहुत अच्छे से कॉप अप कर पाते हैं। आपने बहुत सारे हमारे क्लास में देखेंगे, आपने भी कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे बच्चों का देखिए बिहेवियर में बहुत डिसेंट होते हैं, वो मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर रहते हैं, टीचर के साथ इनका बिहेव बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बिहेव जो है थोड़ा सा एक अलग टाइप का होता है, उनको आप देखते हैं रिस्पेक्ट करके डिसरिस्पेक्ट करना, चाहे और किसी से बात करना, ढंग से बात नहीं कर पाते, तो वो चीज वो आगे चल के सोसाइटी में चाहे और कहीं भी जाएंगे तो उसको कॉप अप करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हों, है ना। तो उस चीजों को डेवलप करना है। तो हाउ टू सोशियो इमोशनल डिफर्स अक्रॉस एजेस, वो छोटे छोटे जब बच्चा सबसे एकदम छोटा होता है वहां से लेकर बड़े तक उस कैसे वो डिफर करके उसको अपना इमोशंस के बारे में, तो ये चीजें इसमें बताया गया है। इमोशंस दो प्रकार के इमोशन होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, जैसे एम्पैथी है, हैप्पीनेस है, प्राइड है, होप है, फेथ है, जॉय है, लव है। ये सारे इमोशंस जो है पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो ये सारे जब भी बच्चे में डेवलप होता है तो हमेशा टीचर्स को भी और बच्चे के साथ भी हमेशा पॉजिटिव इमोशंस के साथ आना चाहिए। निगेटिव इमोशंस गुस्सा करना, फियर है, तो ये चीजें नहीं डालना चाहिए। चाहे अपने फैमिली मेंबर्स में भी, घर पे भी इस चीजों को थोड़ा दरकिनार रखना चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस के साथ हमेशा रहने से बच्चे के दिलो दिमाग में वो चीजें आगे डेवलप करती है और वो कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। अगर हम भी है कभी अगर निगेटिव इमोशंस के साथ कभी आगे कभी किसी ने डांट दिया, कुछ कर दिया, तो हमारा दिन जो है ना, जो चीज हमें करना होता है, जो चीज सही करना होता है, वो भी चीज हम सही से कर नहीं पाते, ठीक है। और उसी चीज को अच्छे से प्रेस करने से, अच्छे से बात करने से, उसी को पॉजिटिव वे में लेने से, पॉजिटिव वे से देने से हमारा भी सही होता है और हम आगे भी काम ठीक कर पाते हैं और बच्चे के साथ भी सेम पोजीशन। तो इस तरह से उसके पॉजिटिव निगेटिव इमोशन की तरह से देखा, पॉजिटिव इमोशन की तरफ से अगर जाएंगे तो बच्चे में डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। तो इसी तरह का ये पूरा स्टेजेस है ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, ठीक है। इन्फेंसी जब छोटा बच्चा होता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया, देखिए आपने देखा मिल्क बोतल दिया, जब बच्चा दूध पीता है बोतल के साथ, तो उस समय भी उसके साथ क्या इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस में ये समझता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, मतलब कि ये समझता है कि ये मेरी मम्मी है, पापा दूसरे के पास जाने से थोड़ा रो देता है, ठीक है। तो वो इमोशंस वहां से उनके बहुत नीचे लेवल से जाके इमोशन और सोशल वो बनता है, वो तभी वहां से भी सोशल स्टार्ट कर दिया है। वो समझ रहा है कि ये हमारे पेरेंट्स है, ये हमारे फैमिली मेंबर्स, उनके साथ वो बहुत इजीली रहता है, बाहर वाले लोगों के साथ इजीली नहीं रहता, ठीक है, उनके साथ वो ज्यादा इजीली रह नहीं पाता है, ठीक है। तो वहां से उनकी मतलब वो चीज स्टार्ट होती है। अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डॉल्स, देखिए अब वहां पे थोड़ा सा जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो सब कुछ मतलब कि पहले क्या था, ऐसे भी बिना, लेकिन आप बोले नहीं शर्ट गंजी में नहीं जाएंगे, थोड़ा शर्ट में जाएंगे, थोड़ा कपड़ा पहन के बाहर निकलेंगे तो थोड़ा वो चीजें, तो उसके अंदर वो आने लगता है धीरे धीरे कि नहीं वो उस तरह से है, तो ये चीजें उसमें दिखने लगता है। वो वहां पे उसको कहने लगता है कि ऐसा ऐसे नहीं जाना, थोड़ा अच्छे से रहना, थोड़ा ये करना। लेकिन जब बहुत छोटा रहता है तो उसको इस चीज से कोई मतलब ही नहीं, उसको सूप दूध डांट दीजिए, कोई मतलब उसके पास कोई इमोशन नहीं होता। यानी अब इमोशन वो धीरे धीरे उसमें बिल्ड कर रहा है, आते जा रहा है, ठीक है। प्री स्कूल, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस बिल्ड, ठीक है। अब क्या करता है वो प्री स्कूल जब करने स्टार्ट करता है तो स्कूलिंग से थोड़ा सा पहले तो वो अपने आप को कोई चीज को इनिशिएटिव लेने लगता है, खुद को करने लगता है। चाहे आप देखिएगा कभी कभी आप अपने घर में जाते तो पापा आ गए बोलते हैं, चाहे कुछ कर दिए, तो इस तरह से वो धीरे धीरे अपने आप को आगे की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी, मतलब कि वो अब मेहनत करना स्टार्ट करता है, कुछ को लिखना पढ़ना, चाहे कुछ बोलना, कुछ समझना, ठीक है, वो चीजें वो करने लगता है। अब उसमें इंफीरियर का जैसे अगर कुछ चीज नहीं कर पा रहा तो वो बच्चे का एक निगेटिव है, वहां पे अगर आप किसी चीज का तुमसे नहीं होगा, ये चीज नहीं कर पाओगे, इस चीजें से उसके अंदर दिल में दिमाग में बैठ जाता है कि ये काम अब हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो उस टाइप से उसको नहीं करना चाहिए। एडोलेसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है, जैसे कल सर ने बता रहे थे हमें, ठीक है, एक बच्ची है जिसको क्या बोलते हैं तुम बड़ी हो गई है, झाड़ू लगाओ या चाय लेके आओ, ठीक है, लेकिन बाद में जब कोई दो बड़े बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ अभी, हम लोग बड़ी बात कर, तो कंफ्यूजन होता है उस समय कि भाई हमारा एक्चुअल में क्या है, ठीक है। यंग एडल्टहुड, ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे पिक्चर में दिया हुआ, इस समय
उसको एक अलग मतलब वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा समाज से दूर होकर अपने एज ग्रुप के साथ रहे, ठीक है, उसकी फीलिंग्स आने लगती है निगेटिव पॉजिटिव के वर्सेस, ठीक है, तो वो चीजें थोड़ा सा अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मिडिल एडल्टहुड में जेनेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ठीक है, तो वो जब वहाँ पे मतलब वो सोचते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट करिए, हमारा ये होना चाहिए, जैसे एक 30 एज के ग्रुप के लोग सोचते हैं। मैच्योरिटी में आप ईगो हो जाता है, ठीक है, हमारा जब मैच्योर हो जाता है तो बस ईगो लेवल हाई हो जाता है। इस चीजों को सबको डाउन रख के हम सोशल इमोशंस रहना चाहिए। हमारे बीच में भी बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है ये चीज को मैं बाद में देख लूंगा जब मेरा टाइम है, तो ये चीजें, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी चीज को इसमें बताया गया। अब देखिए 5 to 7 इयर्स ओल्ड के बच्चे में क्या क्या होता है, मोर इंडिपेंडेंट, वो चाहता है कि भाई और थोड़ा स्वतंत्र है, ठीक है। 5 से 7 इयर्स के बच्चे को वो चाहता बाहर निकल के खुद से खेले और ये थोड़ा सा खुद जाए, ठीक है, हर चीज को छोटा छोटा चीज को आप मना करिएगा, वो चाहता नहीं है, वहां से इंडिपेंडेंस खुद ब खुद लेना चाहता है। अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट, ठीक है, वो अलग अलग चीजों को थोड़ा समझने लगता है, अलग अलग व्यू को चीजों को समझने लगता है, ठीक है। सेंस ऑफ मॉरलिटी, वो समझने लगता है क्या अच्छा है क्या खराब है। अच्छा पहले बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन अब उस समय उसको 5 और 6 एज में क्या होता है उसको समझ में आ जाता नहीं वो गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़ों के साथ ऐसे नहीं करना। छोटे बच्चे रहेंगे तो कुछ भी बोले तो बड़ा भी उसको इग्नोर कर दे, लेकिन जब 5, 6, 7 के बच्चे जैसे ईयर्स के बच्चे हो जाते हैं तो उसको इग्नोर करते नहीं, उसको समझ में आ जाता है कि क्या चीज है। आइडेंटिफाई एंड इमेज मैनेज इमोशंस, ठीक है, और इमोशंस को मैनेज करने लगते हैं, मतलब हंसना खेलना बोलना, उस चीजों को अगर कहाँ पे रोना है क्या करना है तो उस चीजों को वो करने लगते हैं। सेल्फ स्टीम, इम्पैथी और सिंपैथी में अभी एक मैडम भी पढ़ा रहे थे, तो इम्पैथी सिंपैथी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक बात बता दें, जैसे जैसे बच्चा जो होता है ना 5, 6, 7 उस समय उसका इम्पैथी होता है, और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना सिंपैथी हो जाता है। आप लोग क्या इस बात को महसूस करते हैं? नहीं, छोटे बच्चे आपके दोस्त यार रहेंगे ना, आप उस समय अगर किसी चीज को वो कोई प्रॉब्लम में आ गए तो वो अपना प्रॉब्लम समझ के आपको सॉल्व करेगा, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाएंगे, सब हम लोग के एज में आ जाए, अच्छा ये हो रहा तो सहानुभूति आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है, तो इम्पैथी चेंज होकर सिंपैथी में चला जाता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब बच्चे एक एज ग्रुप के रहेंगे तो उसके अंदर इम्पैथी रहता है, अरे देखो ना वो मुझे मार दिया चलेंगे हम, ठीक है ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे में इस तरह से। अभी जैसा बच्चे तो ये चीजें उस समय उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही जब वो हायर एज में जाते हैं तो उस चीजों को फिर सिंपैथी में आने लगते हैं। वहाँ पे बड़े में इम्पैथी कैटेगराइज हो जाता है, जैसे माँ है बच्चा है तो बच्चे का दर्द उसको अपना दर्द लगता है, तो वहाँ इम्पैथी रहता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है, वो जो बिहेवियर उसमें बहुत सारे कंट्रोल होते हैं। बी साइलेंट, ये 5 to 7 इयर्स ओल्ड के बच्चे में ऐसा दिखता है। 8 to 9 इयर्स ओल्ड के बाद ये चीजें है, सेंस ऑफ सेल्फ, इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी, ठीक है, वो मतलब कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्र हो जाता है, पूरा अपने आप को इंडिविजुअल 8 से 9 साल के बीच में वो इंडिविजुअल रहना चाहता है। थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कुछ चीजें अगर कुछ गलती भी कर रहा है, कुछ सही भी कर रहा है तो अपनी मम्मी पापा को ज्यादा नहीं बताएगा, इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है हर चीजों में, जितना वो फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व करना चाहता है। तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेंस ऑफ बाय पीयर्स, मतलब वो अपने एज ग्रुप के लड़कों के साथ, ठीक है, कोऑपरेटिव स्किल्स उसके साथ वो सीखना ज्यादा पसंद करता है। उसी बच्चे के साथ आपकी बातों को समझना और सीखना कम पसंद करता है फैमिली ग्रुप, ये सब चीजें होते हैं। सेल्फ कॉन्शियस होता है, एथिकल स्टैंस होते हैं, ये सारी चीजें। 10 to 11 इयर्स ओल्ड, अब इस समय थोड़ा सा बच्चे को ना संभालना, थोड़ा सा इमोशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैनेज इमोशनल चेंज, वो बहुत ज्यादा इमोशनल इस समय बहुत ज्यादा रहता है। अब छोटा सा बात भी किसी को बोल दीजिए 10-11 ग्रुप के बच्चे को, तो उसको पता नहीं है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, क्या बोले क्या ये चीजें प्रॉब्लम हो गया, तो उस चीजों में उसको मैनेज करना और टीचरों को चाहे फैमिली मेंबर्स को मैनेज करवाना थोड़ा सा कठिन होता है। और अब जैसे जैसे वो फिर बड़ा हो जाता है तो वो चीजें मेंटेन हो जाती है। रिस्पेक्ट रूल्स एंड अथॉरिटी, ठीक है, पैसिव, असर्टिव एंड aggressiveness, response, independent and responsible for actions, communication skills, ये सारी चीजें 10 से 11 इयर्स के बच्चों में दिखते हैं। 12 इयर्स और ऑनवर्ड्स,
तो ये बच्चे तो पूरी तरह से अब उसकी मैच्योरिटी लगभग उस थोड़ा सा लेवल्स बढ़ गए हैं, इमोशंस लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंस आ जाता है, उनके रिलेशनशिप्स और हैंडल करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसका सर वहाँ पे वीडियो आ रहा है। इसके हाँ। कंट्रोल के साथ सफर की वो शुरुआत सी थी, बातें बहुत सी जहन में थी, ये भी करना है, वो भी करना है, टाइम पर सब कुछ करना है। बड़े आसानी से सूखे शब्दों में बोल देते थे कि हम उन्हें सिखाते हैं, पर कुछ ही दिनों में आईना मेरे सामने था। वो मेरी क्लास के मेरे हम सफर ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। इमोशंस और एम्पैथी पर मैं उन्हें क्या ही बताता, मेरे चेहरे के रंग तो रोज ही पढ़ लिया करते थे। क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट इज वन ऑफ माय हैप्पी प्लेस और दोस्तों हैप्पी प्लेस क्यों होती हूँ क्योंकि जब मैं क्लास में जाती हूँ बहुत एक कंफर्टेबल स्पेस है मेरे लिए, जहाँ पर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरे बच्चे। मैंने कोई गलत भी किया है तो वो लोग वो हिचकिचाते नहीं हैं मुझे करेक्ट करने के लिए, और सेम में अगर उनको कुछ पता करना है या जानना है तो वो आते हैं मुझे बोलने के लिए, मुझे ये नहीं आ रहा है मुझे बता दो। तो वो जो लर्निंग है दोनों तरफ से और इसलिए मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है स्पेस। It's a fun place, it's a happy place for me to be in the classroom. I always look forward to go back to my class. And उन्होंने जिस तरह एनवायरनमेंट में ऐसा क्रिएट किया है, चाहे वो सेफ स्पेस बनाया है या फिर जिस तरह एक्सेप्टेंस दिया है मुझे, वो मुझे बहुत खुश कर देता है। मतलब हर दिन जब मैं क्लास में जाऊँ तो उतनी खुशी के साथ जाता हूँ, उतनी एक्साइटमेंट के साथ जाता हूँ। कोशिश करते हैं हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप स्किल्स, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग या फिर मेकिंग चॉइसेस, हम इन सब चीज़ों को अलग अलग मॉडलिटीज़ में लाते हैं। कोई डांस करके अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कोई गाना गाता है, कोई टीम वर्क में कुछ ड्रामा क्रिएट करके आता है। the little girl comes to me after my session and asks me with a question mark on her face, दीदी आप ये सब क्यों करते हो, आपको ये सब करके क्या मिलता है? Which I found it very difficult to answer at that point of time and even now because there are so many things to tell you. तो मेरी जर्नी में एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लूजन का। तो मुझे लगता था कि ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा होगा, मैं जर्नी पे आने से पहले ये सोचता था कि कैसा ऑफिस का एनवायरनमेंट होगा, कैसे लोग होंगे एंड ऑल। तो थोड़ा फियर था और थोड़ा नर्वसनेस था, बट यहाँ पे आने के बाद इतना इजीली डेवलप हो गया सबके साथ, इतना अच्छे से इन लोगों ने इंक्लूड किया, वो इंक्लूसिवनेस दिखा मुझे यहाँ पे ये एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने क्लासरूम्स में भी कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे वक्त पे जब मैं स्कूल में था तो मुझे बहुत जगह से इंक्लूड नहीं करते थे, मुझे बोलते थे तू ये लायक नहीं है तो तू नहीं कर सकता ये चीज़ें। बट जब मैं अपने क्लासरूम में जाता था तो मैं ऐसे सवाल लेके जाता था या ऐसे एक्टिविटीज़ लेके जाता था जो सबको इंक्लूड करे। If you ask me how this journey was for me, it was enriching and it was resourceful in this way where I got to know a lot about myself, a lot about the world around me, and the acceptance that I've got from the kids and what I've learned how to accept them is something which is going to be cherished for my entire life. I'm really glad to be a part of Apni Shala because they have given me this opportunity to not only impart social, emotional life skills to the kids there, but also to myself. ये पूरी जर्नी के दौरान मैंने कुछ सीखा अपने बच्चों से, हाँ,
एक बहुत खूबसूरत बात सीखी। The love of giving I would call it as। वो एक रिसेस का टाइम था और एज यूजुअल मेरे सारे बच्चे खाना खा रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो उनसे मिलके आते हैं। तो मैं गई क्लास में, मैंने देखा हंसते मस्ती करते हुए चेहरे और वो बड़े अच्छे से अपना टिफिन खा रहे थे। मुझे देखते हुए मेरी और दौड़ पड़े, कहने लगे दीदी मेरा खाना ट्राई करिए, दीदी ये तो खाइए प्लीज प्लीज। I was overwhelmed, not by the food, but by the love that they showed me, and the love they felt in giving me the food. और ये सिर्फ एक ही बात के लिए नहीं था, it then became the ritual. After every session, I used to eat with them, which then made me feel that why we adults hesitate to give, to offer love, help or care or anything in value. और फिर मैंने डिसाइड किया कि आगे कभी भी मेरे को हेजिटेशन फील होगा, तो I'll think of my children and I'll take that step. I learned from them the love of giving. मैं इस सेल के टॉपिक के लिए अनिशा मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो Thank you so much, sir, for inviting. Good afternoon, everyone. ये जो आपने अभी वीडियो देखी, उस वीडियो में कौन सी चीजें थी? लाइक लव, केयर, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, है ना? एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिख रहा था इस पूरे वीडियो में। बट जनरली जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमें बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस, बच्चों के डिफरेंट इमोशंस को फेस करने होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, क्लास 1 का जो अभी बच्चे आए हैं, तो उसमें एक बच्ची थी जो शुरू के दिनों में तो क्लास नहीं आई, बट वो करीब 10-15 दिन बाद आई थी। तो एक सप्ताह तक वो हर रोज जस्ट आती थी और बैठे रहती थी। अगर हम बोलते भी थे कि बेटा कुछ लिखो, तो मेरा मन नहीं है, इसलिए लाइक मेरा मन नहीं है, बस उसका मन नहीं होता। हाँ, उसका मन नहीं है, नहीं लिखेंगे। बट फिर मैंने उससे बात करनी शुरू की, तुम्हें क्या खाना पसंद है, नहीं पसंद है, क्यों नहीं लिखना चाहती हो, स्कूल भी आने का मन नहीं है। लाइक वो कनेक्ट नहीं हो रही थी यहाँ के इन्वायरमेंट से इनिशियली, और वो भी क्यों? क्योंकि उससे पहले पेंडेमिक की सिचुएशन थी और जो बच्ची थी वो कहीं स्कूल गई नहीं थी। तो यहाँ जो हमारे पास क्लास 1 में बच्चे आए थे, उसमें भी कई तरह के थे जो डिफरेंट क्या कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से आए थे, प्लस सोशियल बैकग्राउंड से आए थे। और उनमें था कि कुछ बच्चे जो 2 साल तक घर से ही ऑनलाइन क्लास की थी, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो घर पे ट्यूशन पढ़े थे, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल ही जो फर्स्ट टाइम स्कूल आए थे। तो इन तीनों का जो इमोशनल नीड है वो अलग अलग था। जो बच्चे पहले से क्लास करके आए थे या ऑनलाइन क्लास करके आए थे, वो यहाँ के इन्वायरमेंट में आसानी से एडजस्ट हो गए। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए थे, उन्हें थोड़ा समय लगा, और यही कारण है कि हमारे विद्यालय में जो है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम रखा जाता है कि फर्स्ट हम बच्चे को एक्सेप्ट करें, यहाँ सेफ इन्वायरमेंट दें, और बच्चे यहाँ पे आके सेफ फील करें और हमसे कनेक्ट हो। द मेन पर्पस यही होता है कि बच्चे हमसे कनेक्ट हो, अपनी बातों को हमें बता पाए। तो ये जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, ये इसलिए है कि बच्चे अपने जो छोटे बच्चे होते हैं अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये इमोशंस किस तरह के हैं। इसका भी मैं एक एग्जांपल अभी दूंगी। तो इसलिए हमें अपना जो लेसन प्लान है उसमें इसके बहुत सारे कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जिन्हें शामिल करना है। लाइक सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट, छोटे छोटे हमारे पोयम होते हैं या फिर कहानियां होती है, उसमें इसे शामिल करके, और तब हमें उन्हें बच्चों को ये जो इमोशनल नीड है उसे फुलफिल करना है। तो जो मैं स्टोरी की बात कर रही थी, ये एक बच्चा है जिसकी जो फैमिली है हर रोज मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसके पेरेंट्स में। तो एक दिन की घटना है कि माता पिता में झगड़ा होने के कारण उसकी नींद जो है, जो स्लीपिंग है कि उस बच्चे समय तक बच्चा सो जाता है, वो डिस्टर्ब हो गई। अब क्या हुआ कि वो सुबह में उठा नहीं, वो सोया हुआ था, अचानक से फादर की आवाज आई कि अभी तक तुम बेड पे सोए हुए हो। वो बच्चा डर से उठा, जल्दी से अब तैयार हुआ
वो लाया है या नहीं, देखा कि उसकी कॉपी घर पे छूट गई है। अब वो जब क्लास में आ रहा है यहाँ होमवर्क पूछा गया तो क्या हुआ कि पेरेंट्स फिर टीचर ने कहा कि होमवर्क क्यों नहीं किए, और वो बच्चा चुपचाप खड़ा है। तो उसके जो इमोशंस है वो जो इमोशन है कि वो बच्चा क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, उसने होमवर्क क्यों नहीं किया, और या फिर वो बस से लेट क्यों हुआ, बस के पास आने में, या फिर लेट क्यों उठा। तो जो सबसे इनिशियल है कि कौन सी चीज उसे ट्रिगर कर रही है कि जिसकी वजह से वो यहाँ लास्ट है कि होमवर्क नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है सोशल इमोशनल लर्निंग को एनईपी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव के लिए तो हम सभी जानते हैं कि स्कूल है, बट साथ में उनका जो इमोशनल नीड है उसे भी फुलफिल करना उतना ही जरूरी है, तभी उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा और अपने करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। तो SEL is the process through which children and adults understand and manage emotions, यानी कि ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता है, जिसके द्वारा जो है बच्चे या फिर बड़े अंडरस्टैंड अपने इमोशंस को समझते हैं और उसको मैनेज करना सीखते हैं। जैसे कि अभी ट्रांसफर की लिस्ट आई थी, हम सभी कहीं ना कहीं डर गए थे, और सुबह में अभी भी डर गई थी कि क्या हो जाए। तो ये इमोशंस आई डर की, लेकिन हम सब क्या होते हैं कि इसे मैनेज करना जानते हैं, वापस से हमारे अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं। जिनका ट्रांसफर हो गया, एक तो समय फीलिंग थी सैड की, लेकिन वो भी फिर क्या, वो भी वापस चले गए अपने वर्क प्लेस पे। तो ये जो है कि हम जो एडल्ट है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को समझते हैं और उसको मैनेज करना भी जानते हैं। तो दूसरा सेट एंड अचीव पॉजिटिव गोल्स, यानी कि एसीएल जो है हमें अपने पॉजिटिव गोल्स को सेट करने में, उसे अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, एक दूसरे के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। एंड मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, यानी कि सही और गलत की पहचान करके डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट ये 5 कोर सेल्फ कॉम्पिटेंसीज है। देयर आर 5 कोर सेल्फ कॉम्पिटेंसीज, जिसमें फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे चौधरी सर ने अभी एक बच्चों को निबंध किया था शायद कि मैं कौन हूँ, आपको लिखना है बट अपना नाम नहीं बताना है। अब बच्चा अगर नाम नहीं बता रहा है, अपना क्लास में मान लीजिए नहीं बता रहे, तब वो खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? डेफिनेटली वो अपनी क्वालिटीज पे जाएगा, उसे क्या करना पसंद है, नहीं पसंद है? तो यहाँ पे वो जाएगा, ये उसे सेल्फ अवेयर करता है एक्चुअली। और जैसे सीसी एक्टिविटीज होती है, तो इसके पीछे भी क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है कि बहुत सारी सीसी में एक्टिविटीज है। हर बच्चा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ है जो सारी एक्टिविटीज को करते हैं, कुछ है जिनको डांस पसंद है, कुछ को सिंगिंग पसंद है, कुछ को ड्राइंग पसंद है। तो ये जो एक्टिविटीज है बच्चों को खुद को जानने में हेल्प करता है। तो रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशंस एंड वैल्यूज एज वेल एज वंस स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत ये चीजें हैं। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल, सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि अपने चीजों को दैनिक जो क्रियाकलाप है या इमोशंस है उसको मैनेज करना। मैनेजिंग इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू अचीव वंस गोल, यानी कि अपने इमोशंस को मैनेज करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति। तीसरा है सोशल अवेयरनेस, यानी कि अपने साथ साथ समाज में क्या हो रहा है उसके प्रति भी अवेयर हो। और शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी फॉर अदर्स, यानी कि दूसरे के साथ भी हमारे अंदर सहानुभूति विकसित हो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप स्किल्स फॉर फॉर्मिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, वर्किंग इन टीम्स, डीलिंग इफेक्टिवली विद कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जब हम टीम वर्क या ग्रुप वर्क देते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज से उनका
तो वो अगर उसे बोर्ड पर ही नहीं दिख रहा है तो पहले वो रोना स्टार्ट कर देती है, और फिर क्या होता है कि फिर आप पूछिएगा तो मैम नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया क्लास 1 के बच्चों ने कि जब वो कुछ बोलती है फिर वो लिखना स्टार्ट कर देते, कंप्लीट करते, तो बच्चे बोलते शाबाश शाबाश शाबाश। तो इससे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसलिए उसके अंदर अब हर बात पे वो नहीं होती है कि अगर आपने ठीक है इसकी इधर की जगह इधर भी लिख दिया है, जैसे बोर्ड पर हम एक लाइन खींचते हैं ना और बोलते हैं इसके बाद इसके नीचे ही लिखना है, बोर्ड के लिए दूसरा पेज है क्योंकि एक तरफ नहीं आ रहा है। अब बच्चे लाइन खींचते हैं और इस तरफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर उसने ऐसा लिख लिया और आपने कहा कि बेटा इसे नीचे लिखना था तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। हर तरह की चीजों के लिए वो एक ही इमोशन शो करती है। तो हमने उसे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना है, अगर आपने लिख दिया इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से आप इसको ध्यान में रखना। दूसरा है एक्यूरेट सेल्फ परसेप्शन, यानी कि खुद के बारे में एक परसेप्शन। में कई सारे बच्चे बोल देते हैं वो मुझे ऐसा बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ। तो ये है कि एक्यूरेट एक सही परसेप्शन होना चाहिए खुद के बारे में। रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रिकॉग्नाइज करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना एंड सेल्फ इफिशिएंसी। ये सारे जब हम स्किल डेवलपमेंट ये कॉम्पिटेंसीज लिखते हैं ना, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, उसके साथ मॉडल के अंदर ये चीजें आ जाती है कि स्टोरी में होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली कोई स्टोरी है तो उस तरह की स्टोरी बच्चों को सुनाना। जैसे तो चाने है, शायद चने पढ़ी होगी, उसमें तो चान लगभग सभी ने पढ़ी होगी। उसमें जो वो लड़की रहती है उसमें एक छोटा बच्चा है, जब बाकियों से उसकी हाइट कम रहती है तो वो फील करता है कि मैं जो हूँ बहुत छोटा हूँ, तो सबसे उसके अंदर एक तरह से निगेटिव भावना आ जाती है। तो जो टीचर है वो ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं जो बच्चे है यहाँ अगर बच्चा इतना है तो इससे जस्ट ऊपर हो जाता है ना, एक तरह से बांध देते, बांस बांध दिया या कुछ भी, और उसके अंदर से दौड़ने के लिए कहा। तब जो छोटा बच्चा है जिसकी हाइट कम है वो 2 साइड से दौड़ के निकल गया। अब जो बड़ा बच्चा है उसको क्या करना है, हर बार झुक के निकलना पड़ रहा है। तो उन्होंने सिखाया कि आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, आप अच्छे हैं। वो हो गया। उसके बाद हो गया सेल्फ एफिशिएंसी, ये भी कि बच्चों के अंदर डेवलप हो कि हम इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि इम्पल्स कंट्रोल। इनिशियली क्या होता है कि बच्चे अगर किसी बच्चे ने एक मारा तो दूसरा पहले क्या करते हैं, मार देते हैं पहले, बाद में बताने आएंगे किसने मुझे मारा इसलिए मैंने इसको मारा। और जब आप बार बार उसे लर्न करना आप उससे सिखाते हैं कि नहीं, अगर वो मारता है तो आप पहले मुझे बताइए, तो उस समय वो इम्पल्स को कंट्रोल कर रहा है, वो आपको पहले बताते हैं कि इसने मुझे मारा है। तो आप या तो उसे सॉरी बोलवा देते हैं या फिर डांट देते कि ऐसा नहीं करना, उसे भी समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जनरली एग्जाम होते हैं, बच्चे ने अगर अच्छी तैयारी नहीं की है तो वो उस चीज को मैनेज करना सिखाते हैं। तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद को मोटिवेट करना। इसके लिए भी एक्टिविटीज है छोटी क्लासेस में। जैसे हम डिक्टेशन लिखवाते हैं
पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टेकिंग। तो ये हो गया कि हमें सोशल अवेयरनेस भी डेवलप करनी है बच्चों में कि समाज में जैसे पॉल्यूशन हम लोग अक्सर देते हैं बच्चों को ये टॉपिक, तो कि पॉल्यूशन हमारे लिए हानिकारक है, लाभदायक है, हानिकारक है तो क्यों है, जब वाई हाउ जैसे सवाल देते हैं बच्चों को तो सोशल अवेयरनेस उनमें जागृत होता है ज्यादा अच्छी तरह से। उसके बाद है एम्पैथी। नेक्स्ट है एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है हमारे यहाँ, तो उसमें भी डाइवर्सिटी, हम दूसरे लैंग्वेज के ग्रुप सॉन्ग गा रहे हैं, फिर से ऐसे सॉन्ग गा रहे हैं जिसमें सारे भारत को इंक्लूड किया, हम सब कौन सा सॉन्ग है, हम बंगाली, हम पंजाबी। तो एक तरह से ये डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करना है। एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप स्किल, दैट मीन्स की कम्युनिकेशन, सोशल इंगेजमेंट, ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को देना जिससे कि वो सोशली इंगेज हो सके। दैट मीन्स की ग्रुप वर्क, जैसे ही हमें गार्डन है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को दे दिए कि गार्डन के इस एरिया की देखभाल आपको करनी है, तो इस तरह से उनमें जो है वो टीम वर्क और सोशल इंगेजमेंट, जैसे कई सारे सोशल वर्क, अभी जैसे प्राइमरी में पानी की व्यवस्था नहीं तो बच्चों ने वहां तक पानी को ले जाना, उनकी व्यवस्था करना, दिस इज ऑल्सो सोशल इंगेजमेंट, कि उस जरूरत को समझना और उसके अनुसार एक्ट करना। एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। आप देख रहे कि प्लीज कम ऑन, गो ऑन, डू इट, है ना, कि अलग अलग तरह के लोग आपको अलग अलग तरह से बोलते हैं, बट आपको इसमें सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है, और आप उसके अनुसार एक्ट कर रहे हैं जो सही है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उस सिचुएशन को एनालाइज करना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इवैल्यूएटिंग, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक चीज मैथ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। बच्चों को अगर ये देते हैं कि आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं और आपको उनके लिए क्या क्या मंगवाना है, एक लिस्ट बनानी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें उसमें है, प्लस वो मैनेजमेंट भी सीखते हैं कि हमें अगर इतना पैसा है तो इतने में हम कैसे मैनेज करेंगे। एंड देन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही गलत पहचान। नेक्स्ट है कुछ और स्ट्रेटजीज कि हम क्या कर सकते हैं। बी अ मॉडल, आपको एक आदर्श बनना है। अगर आप बच्चे के ड्रेस को देख रहे हैं कि आपका ड्रेस सही हो तो आपको भी एक अच्छी तरीके से ड्रेस पहनकर जाना है। दूसरा, जैसे अगर आप नेल्स चेक करते हैं, बच्चों की नजर आपके नेल्स पर नहीं जाती है कि आपके नेल्स बने हुए हैं या नहीं, तो आपको एक मॉडल बनना पड़ेगा। दूसरा, यूज स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज का आप उपयोग करें जो बच्चों को रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप का। उसके बाद है इंकरेज किड्स प्ले गेम्स, आप बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं, उनको एक टीम ग्रुप में खेलने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। आज ओपन इंडेड क्वेश्चंस, अक्सर बच्चों से ओपन इंडेड क्वेश्चन व्हाई, हाउ, जो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले हैं, हाँ या नहीं के बजाय आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो चीजों पे ज्यादा आप जोर दीजिएगा तो उसके बारे में सोचते समझते हैं। और एक चीज होती है कि लर्न, अनलर्न एंड रिलर्न। अगर वो बच्चा नहीं भी समझ रहा है, आप उसको समझाते हैं, वापस से वो भूल जाता है, आप बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मोरल स्टोरीज का है, आपने कोई एक मोरल स्टोरीज दी, उसने पढ़ा, वो भूल गया, अब वापस से उसी तरह की मोरल स्टोरीज दूसरी तीसरी ले जाते हैं। तो एक टाइम आता है जब उस बार रिपीट होने की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो उसके मन में ये बात बैठने लगती कि ये चीजें सही है, हमें ऐसा करनी चाहिए। एंड उसके बाद बी रिस्पॉन्सिव, हमें जवाब दिया होना है। आस्क क्वेश्चंस, सिट विद द चिल्ड्रन, बच्चों से सवाल पूछे, उनके साथ बैठे। नेक्स्ट कुछ इसी तरह की ग्रीटिंग्स है, जैसे हम मॉर्निंग में ग्रीटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मॉर्निंग ग्रीटिंग जैसे कि बेब हो गया, हग करना, ये है कि बच्चे की चॉइस हम इसमें से देखकर कि बच्चे आपको क्या करना पसंद है, उस तरह से ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। और ये जनरली जो होता है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के फर्स्ट डे ग्रीटिंग्स, जो फर्स्ट डे आते हैं। नेक्स्ट जिसकी चर्चा मैंने अभी की कि सोशल गार्डन केयर दे सकते हैं, इस तरह के सोशल स्किल लेसन्स का आप चार्ट लगा सकते हैं।
एंड हार्ट, यानी कि इन दोनों को बैलेंस कीजिए तो आपकी लाइफ